मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पूर्व की कक्षा में शैक्षिक प्रबंधन के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। शैक्षिक अध्ययन मतलब शैक्षिक प्रबंधन मतलब एजुकेशन के से संबंधित मैनेजमेंट। उसमें हमको क्या क्या कार्य करने थे, कैसे करने थे, उसकी विशेषताएं इत्यादि के बारे में विस्तार से अध्ययन हम पूर्व की कक्षाओं में कर चुके। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जो शिक्षा का स्तर है, क्योंकि प्रबंधन करने के लिए एक ही व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है, उसको क्रमवार श्रेणी में बांटा जाता है। ठीक है, तो जो भी मैनेजमेंट होता है उसका विभाजन करके कार्य किया जाता है। उसे पूर्ण कराने के लिए हर कैटेगरी का व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रमुख होता है, जो कार्य को संपन्न करा रहा है, जो उसका प्रधान है, वही सब काम करता है। यदि 4th क्लास भी नहीं होगा तो भी काम नहीं होगा। तो मैनेजमेंट के लिए हर कैटेगरी का व्यक्ति, हर स्तर का व्यक्ति अपना कार्य अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी क्वालिटी, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी रुचि के अनुसार करता है और उसी का सामूहिक रूप हमारे सामने आता है और उससे हमको सफलता मिलती है। उसी के अंतर्गत हम आज शिक्षा की जो भारत में शिक्षा का स्तर है, जो शिक्षा का एजुकेशन का की संरचना है, वो कैसे काम कर रही है, ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा संरचना। तो विभिन्न स्तर पर, क्योंकि पहले केंद्र में सरकार बनती है, फिर राज्यों में बनती है, फिर राज्यों से आपको पता है पंचायतों में स्थानीय रूप में सरकारें बनती हैं और वो सब मिलके पूरे देश को चलाने का काम करती हैं। ठीक है, वैसे ही शिक्षा का स्ट्रक्चर भी कार्य करता है। तो सबसे पहले भारत में जो शिक्षा के जो स्तर है वो 3 रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, पहला है केंद्र स्तर। केंद्र सरकार में शिक्षा से संबंधित जो भी नीतियां बनती हैं उनके लिए निर्धारित मापदंड निर्धारित होते हैं। ठीक है, फिर वो नीतियां केंद्र सरकार राज्य सरकार को बताती है। ठीक है, फिर राज्य सरकार स्थानीय सरकार को बताती है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आए दिन राज्य के में मुख्यमंत्रियों को साथ में विचार विमर्श करते हैं। जो समस्या हमारे सामने आ रही है वर्तमान में, उस समस्या का समाधान के लिए। तो अभी लेटेस्ट में कल जो लॉकडाउन 17 तारीख से खोलने और नहीं खोलने के लिए विचार विमर्श और आगे की क्या योजनाएं हैं, कैसे करना है, उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले सेंटर में उन्होंने अपने मंत्रियों, अपने अधीन जो मंत्रिमंडल है उसके साथ विचार विमर्श किया। ठीक है, उस विचार विमर्श के बाद में जो निष्कर्ष निकल के आया कि हमारे को ये एक योजना बनानी चाहिए, ये एक नीति बनानी चाहिए और उसके अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। फिर वो विचार विमर्श उन्होंने राज्य सरकारों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उन विचारों के बारे में डिस्कशन किया और एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि किस प्रकार से हमको इस योजना को आगे क्रियान्वित करना है। अब उन्होंने आगे का कार्य राज्य सरकार को दे दिया। उनको अपने राज्य की व्यवस्था को देखकर, अपने राज्य की वर्तमान परिस्थितियों को देखकर उन व्यवस्थाओं में से कौन सी व्यवस्था लागू करनी है और कौन सी नहीं करनी है, ये राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों पे डिपेंड होती है। फिर मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्य के अधीन जितने भी जिले हैं, उन जिले के जो प्रमुख होते हैं अर्थात कलेक्टर हैं, उनको ये अपनी उस मीटिंग के बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर वो अपने जिले के अनुसार उस योजना को लागू करते हैं कि वो जो योजना बताइए क्या हमारे ज़िले में वो सार्थक होगी या नहीं होगी। उसके लिए वो अपने तर्क वितर्क और जो भी उनको एक्शन लेना होता है वो स्थानीय स्तर पे किया जाता है। वैसे ही
शिक्षा का स्तर भी कार्य करता है। सेंटर में जो है शिक्षा से का मंत्री होता है, हर विभाग होते हैं, हर विभाग के अपने अपने एक मंत्री होते हैं, वो पूरे देश के प्रधान मतलब उस विभाग से संबंधित प्रमुख मंत्री कहलाते हैं और वो उससे की योजनाएं, भावी योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री भी जो होता है उस शिक्षा से संबंधित संपूर्ण भारत में क्या योजनाएं चलेंगी, क्या क्या योजनाएं आगे चलानी है, कैसे उस योजना को क्रियान्वित करना है, क्या उसमें क्या सहयोग होगा, कितना पैसा लगेगा, किससे हमको सहयोग लेना है, इत्यादि योजनाएं बनाता है। और केंद्र में जो शिक्षा की योजनाएं बनती हैं वो उच्च स्तर की शिक्षा योजनाएं बनती हैं। उच्च 3 विभाग होते हैं ना शिक्षा के, एक प्राथमिक, एक प्राइमरी, एक माध्यमिक और एक उच्च माध्यमिक। तो उच्च माध्यमिक स्तर की जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। जब हम कॉलेज खोलते हैं तो आपको ध्यान हो, यदि आपको पता होगा तो हमको एनसीटी से उसके लिए मान्यता लेने देती है। एनसीटी पहले उसका इंस्पेक्शन करती है और उसके अंदर जो भी उसको साधन सुविधाएं, इक्विपमेंट जो उनके मापदंड बने हुए हैं उस मापदंड के अनुसार यदि वो सही होता है तब वो उस कॉलेज के लिए उसको मान्यता देती है। जब वो मान्यता दे देती है तो उसके बाद राज्य सरकार जो है उसका इंस्पेक्शन करती है। राज्य सरकार उसका इंस्पेक्शन करके उनको जो है सही है या गलत उनको मान्यता देती है और उनका कंट्रोल करती है। तो शिक्षा का वो केंद्र सरकार में शिक्षा से संबंधित जो नीतियां हैं वो उच्च शिक्षा से संबंधित होती हैं और वो केंद्र में नीतियां बनाकर, शिक्षा मंत्री बनाकर राज्य के मुख्यमंत्रियों को बताता है। राज्य में भी शिक्षा का एक शिक्षा मंत्री होता है, वो राज्य का मुख्यमंत्री उस शिक्षा मंत्री को उस शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में अवगत करता है और वो माध्यमिक स्तर की शिक्षा को क्रियान्वित करने का कार्य करता है। और माध्यमिक स्तर के बाद जब स्थानीय स्तर पे आते हैं, स्थानीय स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो जिले की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं और उनको समय समय पर जिन साधन सुविधाओं की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। ये 3 स्तर पर जो है शिक्षा की व्यवस्था कार्य करती है। केंद्र में नीतियां बनती हैं और उसके बाद में राज्य सरकार उसको अपनाती है और राज्य से स्थानीय स्तर पर आती हैं। ये शिक्षा की योजनाएं हमारे यहाँ पे चलती है। ठीक है, अब इसके बाद है इसी विभिन्न स्तरों में शिक्षा की संरचना के क्रम में जो हमने 3 स्तर देखे उसी में हम पहला स्तर है केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था। अब हम जो है केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। जो है सर पहले जो है प्राचीन में समय में शिक्षा के लिए एक अलग विभाग नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में जो है शिक्षा के लिए अलग मंत्री विभाग नहीं था। फिर धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार होने के कारण से जो है लॉर्ड कर्जन जो अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है, तो लॉर्ड कर्जन ने के मन में आया कि एक शिक्षा के लिए अलग विभाग होना चाहिए। तो उन्होंने जो है 1901 में जो है शिक्षा के लिए एक अलग विभाग मंत्रिमंडल बनाया, मंत्री का विभाग बनाया जिसमें जो है जिसका प्रमुख जो होता था मुख्य शिक्षा निदेशक होते थे जो शिक्षा से संबंधित कार्य योजनाएं, नीतियां आदि का अवलोकन, मूल्यांकन और कार्य करवाने का कार्य ये करते थे। ठीक है, धीरे धीरे जो है शिक्षा का जो है क्षेत्र बढ़ता चला गया और उसके अधीन जो है कार्य अधिक होने लगा। तो उसके बाद जो है 1910 में शिक्षा को विभाग को ही अलग कर दिया। ठीक है, कि एक शिक्षा विभाग अलग है जो शिक्षा से संबंधित ही समस्त कार्यों को करेगा, योजनाएं बनाएगा, उसका मूल्यांकन करेगा, निरीक्षण करेगा, जो भी काम शिक्षा से संबंधित होगा वो शिक्षा विभाग ही कार्य करेगा। ठीक है, इसके बाद है जो है 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना जब चालू हुई थी तो इसके अंदर जो है औद्योगिक शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया। तो औद्योगिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा भी मिल गई तो इसका कार्य क्षेत्र बहुत अधिक हो गया था। इसके कारण से फिर बाद में जो है इसका नाम जो है
शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मंत्रालय कर दिया था, क्योंकि इसमें औद्योगिक और वैज्ञानिक शिक्षा को भी सम्मिलित कर लिया था। तो इन तीनों को सम्मिलित करने से इसका कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो गया। शारीरिक शिक्षा को भी उसी में शामिल कर दिया। बाद में धीरे धीरे इनके भी विभाग अलग कर दिए, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया, काम बहुत अधिक फैल गया, तो फिर इनको अलग अलग विभागों में भी विभक्त कर दिया गया। फिर जो है 1957 में जो है इसके 3 भाग कर दिए थे। 1957 में इसके, क्योंकि विभाग काम ज्यादा हो गए, तो इसके 3 विभाग कर दिए गए थे। पहला था शिक्षा, जिससे शिक्षा से संबंधित ही कार्य होता था, ठीक है। दूसरा शारीरिक शिक्षा, क्योंकि बाद में शिक्षा का स्तर बहुत फैलने के कारण से जब इसमें औद्योगिक और शिक्षा को सम्मिलित कर लिया तो इसके टुकड़े कर दिए गए। तो इसमें फिर शिक्षा एक विभाग अलग बन गया, फिर शारीरिक शिक्षा का अलग हो गया और औद्योगिक शिक्षा का अलग हो गया। इस तरीके से जो है केंद्र सरकार में शिक्षा के कार्य का विभाजन होता चला गया। इसके आगे हम आगे की कक्षा में और विस्तार से अध्ययन